नमस्कार साथियों, डिवाइन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं पुनः आपको राष्ट्र गौरव पेपर के बारे में जो पिछली वीडियो में आपको मास डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया था, उसी के आगे आज हम आप डिस्कस करते हैं एक यूनिट के में, और वो यूनिट है मानवाधिकार अध्ययन। पिछले वीडियो में आपको हमने बता दिया था कि राष्ट्र गौरव जो कंपलसरी पेपर है उसमें 100 अंक का ये पेपर होता है और उसमें 3 यूनिट होती हैं। राष्ट्र गौरव 40 अंक का होगा, पर्यावरण 30 अंक का होगा और जो मानवाधिकार अध्ययन है वो 30 अंक का होगा। तो इसी क्रम में हमने 3 यूनिट में से मानवाधिकार अध्ययन का कॉन्सेप्ट कल हमने आपको थोड़ा सा दिया था, और उसी के आगे आज हम इन्हीं बिंदुओं के माध्यम से आपको और आगे क्लियर कराएंगे कि इसमें से कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, कौन से क्वेश्चन बनते हैं, और ये तमाम तरीके की परीक्षाओं में भी आपके काम आते रहते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने आपको ये बता दिया था कि जो मानवाधिकार का कॉन्सेप्ट है ये कहीं ना कहीं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, नरसंहार के बाद संयुक्त राष्ट्र के द्वारा लाया जाता है। 1945 में एक चार्टर बनता है और उस चार्टर पर तमाम सारे राष्ट्र साइन कर देते हैं, और उसके बाद से फिर ये हस्ताक्षर होने के बाद ये लागू कर दिया जाता है। आज हम जिन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे उसमें से पहला बिंदु है UDHR 1948। इसका पूरा नाम है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार का सार्वभौमिक उद्घोषणा, जो पूरी तरीके से 1948 में ये लागू कर दिया जाता है। 12 फरवरी 1946 को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये एक ह्यूमन राइट्स आयोग बनाया जाता है, मानवाधिकार आयोग बना दिया जाता है। उसमें तमाम तरीके की अशुद्धियाँ होती हैं। उन अशुद्धियों को दूर करके 10 दिसंबर 1948 को ये पूरी तरीके से लागू कर दिया जाता है और सभी के द्वारा ये स्वीकार कर लिया जाता है। उसी दिन को यादगार बनाने के लिए 10 दिसंबर को हर वर्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाने लगता है। तो UDHR 1948 बहुत इम्पोर्टेंट है। अक्सर ये कब मनाया जाता है, कब लागू हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 10 दिसंबर 1948 से UDHR लागू हुआ था और इसे हमें याद रखना है। 12 फरवरी 1946 में ये आयोग बना दिया जाता है इसको लागू कराने के लिए, लेकिन उसमें अशुद्धियाँ होती हैं, तो फिलहाल ये लागू 10 दिसंबर को ही होता है। तो इसी डेट को आपको याद रखना है मुख्य रूप से। जो ये UDHR प्रपत्र है, ये दस्तावेज है, ये काफ़ी बड़ा है, काफ़ी भारी भरकम है कह सकते हो। इसमें तमाम तरीके के मानव से संबंधित जो मनुष्य के अधिकार होने चाहिए, उनके नियम कानूनों का जिक्र किया गया है, उनके अधिकार की बात की गई है, उनके संरक्षण की बात की गई है, और ये सबसे ज़्यादा भाषाओं में अनुवादित प्रपत्र है, सबसे ज़्यादा। यानी ये दस्तावेज 500 से अधिक भाषाओं में अनुवादित है। इस तरीके से कह सकते हैं कि ये प्रपत्र विश्व का सबसे बड़ा अनुवादित प्रपत्र के रूप में जाना जाता है। इस प्रपत्र में एक प्रस्तावना है और 30 अनुच्छेद हैं जो मानव अधिकार के बारे में, उसके संरक्षण के बारे में बताते हैं। अब दूसरा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भारतीय संविधान में मानवाधिकार का क्या स्थान है। तो भारतीय संविधान में देखें तो जिस समय ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन 1948 में होता है, उसी समय हमारे देश का, भारत का संविधान बन रहा होता है। तो इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है UDHR 1948 का, और यही वजह है कि हमारे संविधान में मुख्य रूप से प्रस्तावना में और संविधान के भाग 3 में और संविधान के भाग 4 में मानवाधिकार के बारे में कहीं ना कहीं जिक्र किया गया है। प्रस्तावना की शुरुआत ही होती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, विश्वास, अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए। तो कुल मिला के अगर देखें तो प्रस्तावना में मानव के अधिकार की ही बात की गई है, मानव की सुरक्षा की ही बात की गई है, उसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो एक तो स्थान भारतीय संविधान में प्रस्तावना के माध्यम से दिया गया है। दूसरा, भारत के संविधान में भाग 3 में दिया गया है जो मौलिक अधिकार, मूल अधिकार, एक 6 अधिकार हैं, उनके माध्यम से बताया गया है। ये भारत का जो मूल अधिकार हैं ये यूएसए से लिए गए हैं, यूएसए देश से लिया गया है, और ये अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 अनुच्छेद के बीच तमाम सारे
अधिकार बताए जाते हैं। इसी क्रम में जो तीसरा स्थान दिया जाता है भारतीय संविधान में, वो भाग 4 के माध्यम से आप देख सकते हो, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई है और राज्य के क्या कर्तव्य होंगे मनुष्यों के लिए, उसकी पोषण के लिए, उसके संरक्षण के लिए, ये बात भाग 4 में बताई गई है। ये आयरलैंड के संविधान से लिया जाता है और संविधान में स्थान दिया गया है। ये 36 से लेकर के 51 अनुच्छेद के बीच में जितने भी अनुच्छेद हैं वो आपको नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताते हैं। तो अगर देखें कि भारत में या भारतीय संविधान में मानव के अधिकार के हैं, तो कहीं न कहीं अगर देखें तो इन 3 जगहों पर मुख्य रूप से आपको भारत के संविधान में मानव की गरिमा को बनाए रखने के लिए बात कही गई है। भारतीय संविधान में इतना सारा स्थान होने के बाद भी कभी कभी इसका हनन होता है। इस वजह से 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम आता है और उसके अंतर्गत तमाम तरीके के आयोगों का गठन किया जाता है। इस क्रम में आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जो सबसे मुख्य है। इसी के साथ साथ तमाम सारे आयोगों का गठन किया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अलावा महिला आयोग भी बनता है, पिछड़ा वर्ग आयोग बन जाता है, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, बाल श्रम निषेध आयोग, इस तरीके के तमाम सारे आयोग आते हैं और कहीं ना कहीं ये मानव के अधिकार के हनन को रोकने के लिए ही समय समय पर आते रहते हैं। तो आज हम मुख्य रूप से किस पे बात करेंगे? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993। ये राष्ट्रीय आयोग मानवाधिकार 1993, इसी को शार्ट में आप NHRC भी कहते हो, NHRC 1993। अब इसमें क्या हुआ कि अब जब ये लागू हुआ तो एक पेरिस सिद्धांत है 1991 में गठन होता है। पेरिस सिद्धांत के अनुरूप से ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में लागू किया जाता है और उसी समय जब ये 1993 में लागू कर दिया जाता है तो देश के 23 राज्यों में भी उसी समय लागू कर दिया जाता है। इसलिए राज्य मानवाधिकार के आयोग की बात करेंगे तब भी ये 1993 ही कहा जाएगा कि 1993 में राज्य का मानवाधिकार आयोग भी लागू किया गया। अब सवाल उठता है कि ये आयोग का गठन कैसे होता है, इसकी में नियुक्ति कैसे होती है, किस प्रकार के सदस्य होते हैं, तो इस पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। हाँ, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 में होता है और इसका गठन के बारे में हम लोग बात करते हैं कि इसके गठन में कौन कौन लोग होते हैं। तो इसका गठन करते समय ये देखा जाता है जो 1993 संरक्षण अधिनियम है उसी का अनुपालन करना होता है और इसमें टोटल 9 सदस्य होते हैं। टोटल 9 सदस्य होंगे अध्यक्ष को लेकर के। एक उसमें क्या होगा? अध्यक्ष होगा। और अध्यक्ष कौन होगा? ये सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। दूसरा जो होगा, एक सदस्य हो गया। दूसरे नंबर पर इसको ABCD करके लिख दें। एक अध्यक्ष होगा और दूसरा जो होगा एक सदस्य होगा। ये भी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होगा या रहा होगा, कभी रिटायर भी हो सकता है और वर्तमान में भी हो सकता है। और एक सदस्य उच्च न्यायालय का होगा। एक सदस्य ऐसा होगा जो उच्च न्यायालय का होगा या रहा हो तब भी चलेगा। और 2 सदस्य ऐसे होंगे जो संबंधित विषय के ज्ञाता होंगे, विद्वान होंगे और उनका व्यावहारिक अनुभव हो। तो टोटल इस तरीके से 5 सदस्य ऐसे हो जाते हैं और 4 सदस्य आपके अतिरिक्त होंगे। अतिरिक्त का मतलब ये पदेन सदस्य होंगे और ये कैसे होते हैं? राष्ट्रीय आयोगों के अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रीय आयोगों के अध्यक्ष होते हैं। टोटल 9 लोगों की ये एक कमेटी होती है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में। एक अध्यक्ष होगा जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा, जो सेवानिवृत्त होगा। एक सदस्य होगा जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होगा या रहा होगा। एक सदस्य ऐसा होगा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा। उच्च न्यायालय का ये होंगे सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, और ये भी सर्वोच्च।
और 2 सदस्य ज्ञाता होंगे यानी विद्वान होंगे। 4 राष्ट्रीय आयोगों के अध्यक्ष होंगे और वो 4 कौन कौन से होंगे, उसमें आपका राष्ट्रीय SC आयोग, ST आयोग, महिला आयोग और अल्पसंख्यक आयोग। अल्पसंख्यक आयोग, इन 4 आयोगों के अध्यक्ष भी इसके पदेन सदस्य होते हैं। टोटल 9 लोगों की कमेटी होती है इसके गठन में। अब ये आयोग गठन करता कौन है, तो इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा एक कमेटी बनाई जाती है और उसका नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। इस आयोग में जो सदस्य होंगे उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करती है, लेकिन जो कमेटी बनती है उसमें प्रधानमंत्री उसका अध्यक्ष होता है, गृह मंत्री सदस्य होगा, लोकसभा के विपक्ष का नेता उसका सदस्य होगा और राज्यसभा के विपक्ष का नेता उसका सदस्य होगा, राज्यसभा के उपसभापति उसके 10 सदस्य होंगे। इतने लोगों की जो एक कमेटी बन रही होगी और उसमें कमेटी बनने के बाद नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। राष्ट्रपति नियुक्ति कर देता है इस आयोग के सदस्यों की। और जब कभी उनको निष्कासन की ज़रूरत पड़ेगी या कभी हटाना पड़ेगा तो ये अधिकार भी राष्ट्रपति के पास ही है, यानी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और निष्कासन भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसके जो सदस्य होंगे उनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, 5 वर्ष या फिर मैक्सिमम 70 वर्ष की उम्र तक, 70 वर्ष की उम्र तक। इसमें से जो भी पहले होगा वो लागू होगा। तो इस तरीके से राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन होता है और उसकी नियुक्ति और निष्कासन का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। इसी प्रकार से अगर राज्य मानवाधिकार आयोग की गठन करें तो यहाँ पे राज्यपाल नियुक्ति करता है और यहाँ राज्य की जो मंत्रिमंडल होता है उसके सदस्य उसका गठन कमेटी बना करके उसका जो आयोग बनता है उसको नियुक्ति करते हैं और उसका गठन लागू करते हैं। और जब निष्कासन का नंबर आएगा तो अगर राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को निष्कासन की भी ज़रूरत पड़ेगी तो राज्यपाल को अधिकार नहीं है उसको निकालने का, हटाने का। ये अधिकार मात्र राष्ट्रपति के पास है। तो दोस्तों आज इतना ही। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक जो शेष बचेगा उसको हम लोग फिर कभी अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।